not a game, it's a rich thing. शाजिया ने घर पहुंचते ही खुद को इस हद तक संभाल लिया था कि वो रो नहीं रही थी, बस आबदीदा थी। लेकिन जब गुलनार पहुंची तो इससे लिपट कर रोने लगी। गुलनार की आंखों में भी आंसू आ गए। वो कुछ बोले बगैर बस शाजिया की पीठ धबकती रही। शाजिया को दोबारा संभलने में कुछ वक्त लगा। शाहिदा ने इसे और गुलनार को पानी पिलाया। फिर वो शाजिया से इजाजत लेकर अपने घर चली गई। इसकी कार वहीं थी जिसे शोफर संभाले हुए था। हैदर नहीं आया? गुलनार ने पूछा। मैं और शाहिदा इसी की कार में है, शाजिया ने जवाब दिया। हैदर को मैंने इतनी रात को घर में बुलाना मुनासिब नहीं समझा, इससे माजरत कर ली थी। अच्छा किया, गुलनार ने सर हिलाया। दरअसल ये हिदायत भैया की थी। भैया कौन? गुलनार ने पूछा। ये बात मैंने कभी किसी को नहीं बताई और आज पहली बार तुम्हें बता रही हूँ, शाजिया ने कहा और सब कुछ बता दिया। अफसोसनाक बात। गुलनार ने ठंडी सांस ली। लेकिन भैया का रवैया बदल गया है। रवैया बदल गया है तो इसे इस वक्त तुम्हारे पास होना चाहिए था। वो पुलिस इंस्पेक्टर है ना, अभी तो डैडी के मामले में तफ्तीश में उलझे हुए हैं। शाजिया की आवाज़ भर्र आ गई। इंस्पेक्टर शाद? गुलनार ने कहा। नहीं, शाजिया ने कहा। इंस्पेक्टर दानियाल। ओह, गुलनार के मुंह से निकला। अभी मुझे कॉलेज में बुलाकर उन्होंने मुझसे पूछगिछ की है। क्या पूछा था? गुलनार ने सब बता दिया। शाजिया सोचते हुए बोली, इन बातों की वजह से तो सिर्फ पुलिस शफीक को मुश्तबा समझेगी, लेकिन शफीक ऐसा नहीं है। सिर्फ स्कॉलरशिप ना मिलने पर और इस सल्फ कलामी की वजह से वो किसी को कत्ल नहीं कर सकता। जो भी होगा वो पकड़ा तो जाएगा। शाजिया, इस आवाज़ ने इन दोनों को चौंका दिया। इंस्पेक्टर दानियाल अंदर दाखिल हुआ। इसके साथ जफर को देखकर शाजिया और गुलनार को अजीब सा लगा, लेकिन शाजिया तो दौड़कर दानियाल के सीने से जा लगी और एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। दानियाल ने ठंडी सांस लेने पर इत्तेफाक किया। कत्ल होने वाला इसका बाप भी था, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से इसके लिए ज़रूरी था कि दूसरों के सामने अपने जज्बात को काबू रखे। इसने बस शाजिया के सर पर हाथ रखा और फिर इसकी थोड़ी पकड़कर इसका चेहरा ऊपर उठाया, इसकी पेशानी चूमी और अपने रुमाल से इसके बहते हुए आंसू पूंछे। सबर शादी, सबर। जो होना था हो गया। रोने से डैडी वापस नहीं आ जाएंगे। इनकी शाजिया ने सिस्कारी ली। डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद आज ही मिल जाएगी। गुलनार जफर की तरफ देखते हुए इशारे से पूछ रही थी कि वो दानियाल के साथ क्यों है। जफर ने जवाबन कोई इशारा दिए बगैर नजरें झुका ली। देखो कौन आया है। दानियाल ने शाजिया का रुख जफर की तरफ किया। ये मेरा कॉलेज का एक दोस्त है, शाजिया ने कहा। और तुम्हारा भाई भी है, मेरा छोटा भाई। गुलनार का मुंह तो हैरत से खुला ही था। शाजिया भी एक दो पल के लिए शशदर रह गई। फिर वो दौड़कर जफर से लपट गई और फिर रोने लगी। रोते रोते बोली, कैसे माहौल में मिल रहे हैं मुझे मेरे भाई। मुझे कुछ पहले मालूम हो गया था शाजिया, जफर ने कहा। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से काबू में रखा था। दिल चाह रहा है कि तुम्हें खुद से लिपटा लूं। आप लोग बैठे तो? गुलनार बोली। जफर बैठेगा अपनी बहन के साथ, दानियाल ने कहा। मैं अब कॉलेज जाऊंगा, अभी कार्रवाई जारी है। किसी तरह मालूम करना है कातिल कौन है। फिर आएंगे ना? शाजिया ने पूछा। अब वो जफर का हाथ पकड़े हुए थी। लाजमी आऊंगा, दानियाल ने कहा। फिर जफर से बोला, तुम्हें अपनी बहन के साथ रहना होगा। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी, जफर ने कहा और शाजिया के सर पर बोसा दिया। वो शाजिया से 6-7 साल बड़ा था। दानियाल बोला, मम्मी शायद सुबह से पहले नहीं उठेंगी, इन्हें जगाना भी मत। जब वो उठ जाएं तो इन्हें नाश्ता करा देना। अगर पहले से इनको डॉक्टर साहब के बारे में बता दिया तो वो नाश्ता नहीं करेंगे। तुम कोशिश करना कि इनके सामने गमज़दा नजर ना हो। ये आसान तो नहीं है, लेकिन माँ की खातिर तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। शाजिया ने अफसरदगी में इस बात में सर हिला दिया। और तुम गुलनार? दानियाल ने कहा। मम्मी के जागने से पहले यहाँ से अपने घर में चली जाना। नाश्ता वगैरह करके अगर चाहो तो थोड़ी देर बाद फिर आ जाना। कॉलेज के कुछ और दोस्त भी आएंगे शाजिया को पुरसा देने। हैदर भी आएगा, शाजिया बोली। मैंने इससे माजरत करते हुए कह दिया था कि वो दिन में आ जाए। ठीक है, दानियाल ने कहा। और हाँ जफर, तुम मम्मी के सामने इस वक्त जाना जब वो नाश्ता कर ले। बाद में शाजिया ने बता देगी कि तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए शाजिया के भी भाई हो। मैं अब चलता हूँ। जफर ने इनकी बातों के जवाब में सिर्फ सर हिला दिया। दानियाल के जाने के बाद शाजिया जफर का हाथ पकड़े एक सोफे पर ले गई, इसे बिठाया, खुद भी इसके बराबर में बैठी और अपना सर इसके शाने पर रख दिया। गुलनार नीची नजरों से शाजिया को देख रही थी। इंस्पेक्टर शाद ने दानियाल को देखते हुए कहा, एक बहुत अहम बात मालूम हुई है। मैं डॉक्टर साहब का मोबाइल हर तरह से चेक कर रहा हूँ। मालूम हुआ है कि वो अपने मरीजों से गुफ्तगू करते हुए सब रिकॉर्ड भी कर लेते थे। जिस मरीज से आखिरी बात की, मेरा मतलब है हाशिम ज़ादी, इससे गुफ्तगू में डॉक्टर साहब का आखिरी जुमला बहुत अहम है। सुनाओ, दानियाल ने कहा। सारी गुफ्तगू सुन लो, लेकिन मैं बता दूँ। आखिरी जुमला ये है कि तुम पागल, ये बात वो अपने मरीज से तो नहीं कह सकते। उन्होंने यकीन कातिल को देखकर ये बात उससे कही होगी। मैंने फौरन हाशिम ज़ादी को फ़ोन करके इसे बताया कि डॉक्टर जलाल को कत्ल कर दिया गया है और आखिरी बात चूँकि इससे हुई थी, इसलिए वो बताया कि बातचीत क्या हुई थी। डॉक्टर जलाल के कत्ल की बात का इस पर कुछ रद्द-ए-अमल तो हुआ होगा। वो तो हुआ था शायद का, लेकिन इसने सारी बातों का लुब्बे लुबाब बता दिया। वो इस वक्त तक हैरान था जब इसने सुना कि तुम पागल। वो डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था कि उन्होंने इससे ये क्यों कहा, लेकिन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। फिर इसने 2 मरतबा डॉक्टर साहब को रिंग किया, लेकिन बस घंटी ही बजती रही, कॉल रिसीव नहीं की गई। इससे ये बात तय हो जाती है कि डॉक्टर साहब कातिल से वाकिफ थे। इसे देखते ही उन्होंने पागल कहा। फिर राब्ता इसलिए मुनक़ता हुआ कि कातिल के हमला कर देने की वजह से इनका मोबाइल फर्श पर गिर पड़ा। ठीक कह रहे हो, लेकिन ये भी सोचा जा सकता है कि डॉक्टर जलाल ने कातिल को देखा कैसे, जबकि वो इनके पीछे से हमलावर हुआ था। सोच चुका हूँ और समझ चुका हूँ। डॉक्टर साहब ने अपनी मेज कुर्सी के पीछे बड़ा आईना लगा रखा है।
दानियाल ने आईने की तरफ देखा, जो इसलिए लगवाया गया होगा कि डॉक्टर जलाल कमरा छोड़ने से पहले कुर्सी से उठकर आईना देखते होंगे और अपने बाल ठीक करते होंगे। शाद के मजीद कुछ कहने से पहले ही दानियाल बोल पड़ा, ठीक समझे हो तुम। डॉक्टर जलाल ने आईने में इसका अक्स देखा होगा, फिर वो मुड़कर इस तरफ देखना चाहते होंगे लेकिन कुछ देख नहीं सके होंगे। कातिल ने उनकी गर्दन पर छुरी सवार कर दिया होगा। हाँ, शाद ने कहा, मैं इस नतीजे तक पहुंच चुका था कि मुख्तार कमरे में आ गया। इसने पूछा, कितनी देर से इसे क्यों रोका गया है? तुमने इसे रोका था ना? हाँ, इसीलिए मैंने इससे कहा कि दानियाल आ जाएंगे तो वही बताएंगे। वो अभी तक इंतजार कर रहा है। इसके साथ 2 लड़के और भी रुक गए हैं, बाकी जा चुके हैं। मुख्तार को बुलवाओ, इसने जो कुछ कहा वो बता चुकी हो तुम मुझे। इसी रोशनी में शफीक हासा मुश्तबा हो जाता है। गुलनार बता चुकी है कि डॉक्टर जलाल ने इसे पागल कहा था। दानियाल ने इस बात में सर हिलाया, बुलवाओ उसे। शाद ने मुख्तार को कमरे में बुलवाया। दानियाल ने इससे पूछा, डॉक्टर साहब से शफीक की क्या तलखलामी हुई थी? मैं शायद पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मुझे इसका इल्म नहीं। मामला तो शायद स्कॉलरशिप का होगा। शफीक के ख्याल के मुताबिक स्कॉलरशिप इसकी बजाय किसी और को दिया जाने वाला था। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि शफीक का अंदाजा या मालूमात किस हद तक थी? इसके ख्याल के मुताबिक स्कॉलरशिप किसको मिलने वाली थी ये मैं नहीं जानता। मेरा मतलब है, क्या इम्कान था कि स्कॉलरशिप तुम्हें मिले? ये भी मुझे नहीं मालूम। तुम्हारा कोई भाई पढ़ता है इस कॉलेज में? जी हाँ। कहाँ है वो? मैं अकेला ही यहाँ आया हूँ, वो सो रहा था। तुम्हारे वालिद का नाम? राजिक हैरी। हैर, इस नाम की तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जी हाँ, वही मेरे वालिद हैं। दानियाल ने एक तवील सांस ली, फिर बोला, डॉक्टर जलाल से इनके ताल्लुक दोस्ताना थे? जी हाँ, मुख्तार ने जवाब दिया। मेरे ख्याल के मुताबिक इनके ताल्लुकात 20 साल पुराने थे। खूब, तुम्हारे पास तो कन्वेंस भी है। यहाँ तक कैसे आए? मैं अपनी कार में आया हूँ। दानियाल ने कहा, इतनी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक के पास कार होना ही चाहिए। कार मेरे भाई के पास भी है। दानियाल ने फिर सर हिलाया। मैं इनसे मिलना चाहूंगा। इन्हें फोन करके बुला सकते हैं आप? क्या वो जाग रहे होंगे? इसका इम्कान तो कम है वो सो रहे होंगे। है, इतनी जल्दी भी नहीं है इनसे मिलने की। कल दिन में वो हमसे रब्ता कर लेंगे, मैं इन्हें बता दूंगा। दानियाल कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, तुम अपने घर जा सकते हो। मुख्तार चला गया। खूब समझा दिया तुमने उससे। गालिबन राजी हैरी ही अपने लड़कों को स्कॉलरशिप दिलवाना चाहता होगा। तुम्हें मुख्तार पर शुबा क्यों हुआ? कोई खास वजह नहीं है इसकी, यूं ही ख्याल आ गया था कि इससे मजीद पूछगिछ की जाए। डॉक्टर जलाल से शफीक की तलख कलामी के बारे में इसी ने बताया। नायब प्रिंसिपल इमदाद अहमद आ चुका है। मैंने इससे कह दिया था कि वो अपने कमरे में बैठे। इससे पूछ कर चुके हो? हाँ। इसको इल्म नहीं कि अगर कोई डॉक्टर जलाल का दुश्मन था। इसके कहने के मुताबिक अब इस कॉलेज की मालिक मिसेस जलाल होंगी। हाँ, दानियाल ने कहा, काफ़ी दिन हो चुके हैं जब मुझे ये बात मालूम हुई थी कि इस कॉलेज के मालिक डॉक्टर जलाल ही हैं। तुम जफर को कहाँ लेकर गए थे और कहाँ छोड़ आए हो? क्या किसी वजह से इस पर शुबा है? शुबा तो हर एक पर करना पड़ता है। शफीक की तरह जफर भी समझता है कि शफीक के अलावा स्कॉलरशिप का हकदार भी वो है। तुमने पूछा कि मैं इसे कहाँ छोड़ कर आया हूँ। इसका जवाब ये है कि मैं इसे इसकी बहन शाजिया के पास छोड़ कर आया हूँ। क्या? शायद हैरत से बोला, बहन शाजिया? हाँ। दानियाल ने ठंडी सांस ली। जफर मेरा भाई है, इस एतबार से समझ लो कि शाजिया मेरी बहन है। डॉक्टर जलाल मेरे वालिद थे। क्या कह रहे हो दानियाल? शाद ने हैरत से कहा, इस बारे में किसी वक्त तुम्हें कुछ बताऊंगा। फिलहाल इस केस पर तवज्जो दो। इमदाद अहमद से कोई और खास बात मालूम? नहीं, दानियाल ने जवाब दिया। वो ये कह रहा था कि डॉक्टर साहब के सोग में कॉलेज 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। इम्तहानात होने वाले हैं, कॉलेज बंद करना तो मुनासिब नहीं होगा। काला झंडा भी सोग की लामत है, वो कॉलेज पर लगाया जा सकता है, लेकिन नायब प्रिंसिपल की हैसियत से वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन कल सुबह से छुट्टी का आगाज न करें। सुबह सभी तालिब इल्म आएंगे, इनमें से शायद कोई खास बात निकल आए। मैं अभी इससे इस बारे में बात कर लूंगा। अब क्या करना है? मैं सोच रहा हूँ कि डॉक्टर साहब के मरीजों की फाइलें देखूँ। और हाँ, ये भी सोचना ज़रूरी है कि डॉक्टर जलाल क्या हर नापसंदा शख्स को पागल कह बैठते थे या उन्होंने सिर्फ शफीक को पागल कहा था। फाइलों से शायद ये बात सामने आए, लेकिन ये है लंबा काम। इसके अलावा दिन होने से पहले और कुछ किया भी नहीं जा सकता। मैं अस्पताल जाना चाहता हूँ, पोस्टमार्टम की ना जाने क्या पोजीशन हो। मालूम करना चाहता हूँ कि डेड बॉडी कब तक वरासा को मिल जाएगी। इनसे तुम्हारे रिश्ते के बारे में जानने के बाद तुम्हारी बेचैनी मेरे लिए नाकाबिले फहम नहीं। मुझे शाजिया की ज़्यादा फिक्र है। ठीक है, तुम जाओ अस्पताल, मैं फाइलें देखता हूँ। दानियाल की वजह से डॉक्टर जलाल का पोस्टमार्टम भी कर दिया गया और रिपोर्ट देने के साथ ही डॉक्टर जलाल की डेड बॉडी भी दे दी गई, जो दानियाल ने ही वसूल की। इसने लाश को एक इदारे के जरिए कफनाया, फिर लाश को एक ताबूत में रखकर डॉक्टर जलाल के घर पहुंचाई ताकि तदफीन से पहले वरासा से आखिरी बार देख ले। वरासा में था ही कौन? बस डॉक्टर जलाल की बीवी और शाजिया। वैसे इस वक्त तक कॉलेज के काफ़ी लड़के लड़कियां भी शाजिया से ताज़ियत करने के लिए आए थे। कुछ ताज़ियत करके जा भी चुके थे। डॉक्टर जलाल का आखिरी दीदार करते हुए इनकी बीवी तो गश खा कर गिर गई। दानियाल को इस किस्म की सूरत हाल का इम्कान था, इसलिए इसने एक डॉक्टर और 2 नर्सों को बुलाया था। दानियाल की हिदायत पर दोनों नर्सों और शाजिया के 2 दोस्तों ने डॉक्टर जलाल की बीवी को उठाकर घर की हाफगाह तक पहुंचा दिया। इसके पीछे डॉक्टर भी था। शाजिया का रो रो कर बुरा हाल होगा। वो लाश से लिपट जाना चाहती थी, लेकिन दानियाल ने इसे संभाला हुआ था। दीदार करने वालों में कॉलेज के लड़कियां और लड़के भी थे। इनमें से कई की आंखों में आंसू भी नजर आ रहे थे। शाजिया के साथ गुलनार भी रो रही थी और रोते हुए शाजिया को संभालने में दानियाल की मदद भी कर रही थी। जफर भी रो रहा था, जिसे कॉलेज के कई लड़के सब्र की तलकीन कर रहे थे। शफीक की हालत ऐसी थी जैसे सख्ता हो गया। हैदर शाजिया के करीब था। खुद को संभालो शाजिया, वो बोला, तुम्हें अपनी माँ को भी देखना है जो गश खाकर गिर चुकी हैं। दानियाल के इशारे पर किसी ने डॉक्टर जलाल का चेहरा ढक दिया और 4 आदमियों ने ताबूत उठाया, जिनमें दानियाल, जफर, हैदर और शफीक भी थे।
کالج کے لڑکے بھی جنازے کے ساتھ تھے. خدا حافظ ڈیڈی, خدا حافظ ڈیڈی. شازیہ چیختے ہوئے چکرا کر گرنے لگی. اسے گلنار اور 2 لڑکیوں نے سنبھالا. گھر میں اس کے ماں کے پاس لے گئی جنہیں ڈاکٹر ہوش میں لے آیا تھا. وہ اور شازیہ ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگی. ظہر کے بعد ڈاکٹر جلال کی تدفین کر دی گئی. واپس گھر لوٹنے والوں میں دانیال, ظفر, شفیق اور حیدر تھے. ڈاکٹر جلال کی بیوی اس وقت صوفے پر اس طرح لیٹی ہوئی تھی کہ ان کا سر آبدیدہ شازیہ کی گود میں تھا. ڈیڈی کو ویرانے میں چھوڑا ہے بھیا, شازیہ نے دانیال کی طرف دیکھتے اور روتے ہوئے کہا. دانیال نے شازیہ سے قریب جا کر اسے تھپکا. حیدر اور شفیق نے بھی شازیہ سے چند رسمی جملے کہے اور پھر وہاں سے رخصت ہونا چاہا تو انہیں کھانے کے لیے روک لیا گیا. اس وقت تک کھانے کا انتظام ڈاکٹر شاد نے کیا تھا اور دانیال کو فون پر بتا دیا تھا کہ کھانا وہ خود لے کر آیا. دیگیں اٹھانے والے 3 کانسٹیبل تھے. مسز جلال اور شازیہ کچھ کھانے کے لیے تیار ہی نہیں تھی. انہیں دانیال اور ظفر نے کسی طرح کھانے پر بٹھایا. سبھی نے 2-4 لقمے کھائے. کھانے کے بعد سب ڈائننگ روم میں بیٹھے. ان میں انسپکٹر شاد بھی تھا جس نے مسز جلال سے تعزیت کے چند جملے کہے. پھر دانیال کو کچھ اشارہ کیا. دانیال اٹھا اور شاد کے ساتھ ڈائننگ روم کے گوشے میں چلا گیا. شازیہ اور مسز جلال کو تو کچھ ہوش نہیں تھا, لیکن ظفر, شفیق اور حیدر انسپکٹر شاد اور دانیال کو طرف دیکھنے لگے جو اتنی مدھم آواز میں باتیں کر رہے تھے کہ کوئی اور سن ہی نہیں سکتا تھا. اس نے ایک کاپی بھی دانیال کو دی جو مجلد نہیں تھی. دانیال اس کاپی میں کچھ پڑھ رہا تھا. 10 منٹ بعد وہ دونوں واپس لوٹے. کاپی دانیال نے اپنی جیب میں ٹھونس دی. اس وقت اس کے چہرے کے تاثرات سے کوئی بھی کچھ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا. شازیہ, دانیال نے کہا, تم ممی کو لے کر ان کی خوابگاہ میں جاؤ اور انہیں بستر پر لٹا کر ان کے پاس ہی رکو. اچھا بھیا, شازیہ نے کہا اور گلنار کو قریب آنے کا اشارہ کیا. وہ دونوں مسز جلال کو سہارا دے کر وہاں سے روانہ ہو گئی. ان کے جانے کے بعد دانیال نے کہا, شاد, قانون کو کسی بھی ماحول میں اپنا فرض سے غفلت نہیں برتنا چاہیے. میرا موبائل ہینگ ہو گیا ہے, شاد نے کہا. ظفر, دانیال نے کہا, اپنا موبائل انہیں دو. ظفر نے اپنا موبائل شاد کو دیا لیکن کچھ پریشان نظر آنے لگا. شفیق اور حیدر بھی الجھن میں پڑے ہوئے تھے کہ شاد کو دانیال نے اپنا موبائل دینے کے بجائے ظفر سے کیوں دلوایا. شاد موبائل لے کر کسی کو کال کرنے کے بجائے اس کا جائزہ لینے لگا. یہ دیکھ کر ظفر کے چہرے کی رنگت بدل گئی. اس کے ذہن میں کچھ اندیشے کل بلانے لگے. 2-3 منٹ بعد شاد نے اس کا موبائل دانیال کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا, اچھا موبائل ہے, تم بھی دیکھ لو. دانیال بھی موبائل کا جائزہ لینے لگا. اس نے بھی 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں لگائے اور ایک گہری ٹھنڈی سانس لے کر ظفر سے بولا, ڈیڈی سے مجھے جو اختلاف تھا وہ تمہیں بتا ہی چکا ہوں. ان کے وفات کے بعد مجھے اپنے اختلافات سے کوئی سروکار نہیں تھا. ان کے وفات سے مجھے صدمہ پہنچا ہے. اس کے ساتھ یہ خوشی بھی ہوئی ہے کہ مجھے اپنی بہن شازیہ مل گئی. اس کے بعد اب پھر دکھ پہنچا ہے. ظفر دھڑکتے ہوئے دل سے اس کی طرف دیکھتا رہا. شفیق اور حیدر اور زیادہ الجھن کا شکار ہو گئے. اور وہ دکھ, دانیال نے افسردہ لہجے میں کہا, تمہاری وجہ سے ہے. تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ بختاور کو تم نے بس کھڑکی میں 2-3 دفعہ دیکھا ہے. ظفر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. دانیال کہہ رہا تھا, تم نے اپنے موبائل سے وہ نمبر بھی ڈیلیٹ نہیں کیے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ تم نے بختاور کو فون کیا تھا اور بختاور نے تمہیں فون کیا تھا. ظفر نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا معاملہ کہاں گڑبڑ ہو گیا تھا. شازیہ ڈرائنگ روم میں آ گئی. میں نے ممی کو خواب آور دعا دے کر سلا دیا بھیا, اس نے کہا. مناسب, دانیال نے کہا, لیکن اس وقت تم یہاں نہ ہو تو بہتر ہے. کیوں بھیا, ڈیڈی کے بعد اب 2 ہی بھائی رہ گئے ہیں میرے. شازیہ کی آواز بھر آ گئی. میں اپنے دونوں بھائیوں کے قریب رہنا چاہتی ہوں, دونوں کے ساتھ نہیں رہ سکوں گی. دانیال نے ٹھنڈی سانس لی. کیوں بھیا. دانیال اسے کوئی جواب دینے کے بجائے پھر ظفر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا, شاد نے بختاور کے کمرے کی اچھی طرح تلاشی لی تھی کہ شاید کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے بختاور کے قاتل کا کوئی سراغ مل سکے, لیکن نہیں ملا. آج ڈاکٹر جلال کے معاملے کی تفتیش کرتے ہوئے بھی اس کا دماغ بختاور کے سارے نہیں تھا. اسے اچانک یاد آ گیا کہ اس نے بختاور کے تکیوں کے غلاف الٹ پلٹ کر دیکھے, لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ تکیوں کے اندر یعنی روئی میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہو. اس خیال سے اس نے ایک سب انسپکٹر کو فون پر ہدایت کی کہ وہ بختاور کے گھر جا کر اس کے تکیوں کے اندر تلاشی کرے. سب انسپکٹر نے اس کی ہدایت پر عمل کی اور اس سے روئی میں پھنسی ہوئی ایک کاپی مل گئی. تکیے کی تھوڑی سی بہیا ادھیڑ کر بختاور نے اتنی جگہ بنا لی تھی کاپی کو رول کر اس میں چھپا لے. دانیال نے جیب سے کاپی نکالی. یہ باقاعدہ ڈائری تو نہیں, محض ایک کاپی ہے جسے بختاور نے اپنی ڈائری بنا لیا تھا. اس میں وہ اپنے سارے حالات لکھا کرتی تھی. اس نے تم سے پہلی ملاقات کا حال بہت مزے لے کر لکھا ہے. ظفر صوفے پر نڈال سا ہوگا. دانیال نے اپنی بات جاری رکھی. اس کی آخری چند سطریں یہ ہیں کہ آج ظفر سے دوسری ملاقات ہوگی. 15 منٹ میں یہاں پہنچنے والا ہے. ظفر صوفے پر نڈال سا ہو کر لیٹ گیا. دانیال نے قدرے توقف سے کہا, تم اس وقت اپنے گھر میں نہیں تھے, یقیناً بختاور کے پاس گئے ہوگے. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق بختاور کا قتل اس وقت ہوا تھا. تم اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہو گے؟ ظفر کچھ نہیں بولا, وہ نظریں چکایا ہوا تھا. شاد, دانیال بولا, قانون جب رشتوں کی پرواہ نہیں کرتا تو اس کی پرواہ تم کیوں کرو کہ ظفر میرا بھائی ہے, تم اپنا فرض ادا کرو. انسپکٹر شاد کھڑا ہو گیا اور ظفر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا, تم خود کو زیر حراست سمجھو. دانیال کی طرف دیکھتے ہوئے ظفر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. شفیق اور حیدر دم بخود تھے. ظفر کے زیر حراست ہونے کی بات سنتے ہی شازیہ چیخ پڑی, یہ کیا ہو رہا ہے؟ دانیال نے ہاتھ اٹھا کر شازیہ سے کہا, اپنی جگہ بیٹھی رہو اور چپ رہو. لیکن شازیہ نے مزید کچھ کہنا چاہا. دانیال نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا. بھائی جان, ظفر بولا, میں آپ سے تنہائی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. شاد
दानियाल बोला, क्या तुम अपने मुलजम को इस बात की इजाज़त दोगे? मुझे कोई इतराज़ नहीं है, शाद ने कहा। जफर को दानियाल ड्राइंग रूम के इसी गोशे में ले गया जहाँ दानियाल ने इससे बात की थी। जफर ने आंसू बहाते हुए दानियाल से कुछ कहा। सब कुछ सुनने के बाद दानियाल ने सारी लाया जफर के साथ वापस लौटा। अपनी जगह बैठने के बाद जफर से बोला, तुमने अपने जुर्म का जो सबब बताया इसे सुनकर अदालत शायद तुमसे कोई रियायत करे, लेकिन कानून अभी तुम्हें कोई रियायत नहीं दे सकता। इंस्पेक्टर शाह, तुम अपना फर्ज अदा करो। जफर शाह से बोला, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ ये रियायत कर सकता हूँ कि तुम्हें हथकड़ियाँ लगा कर ना ले जाऊँ। दानियाल बोला, ये रियायत जफर को तुम मेरी वजह से हरगिज़ नहीं करोगे। शाह ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और जफर को अपने साथ चलने का इशारा किया। जफर सर झुकाए इसके साथ चल पड़ा। वो 3 कांस्टेबल भी दरवाजे पर मौजूद थे जो खाना लेकर आए थे। आखिरकार जफर ने क्या किया? इंस्पेक्टर दानियाल हैदर बोला, कल के अखबार से आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। मुमकिन है आज ही किसी वक्त टीवी पर खबर आ जाए। मैं जफर का भाई हूँ, लेकिन कानून किसी का भाई नहीं होता। शाजिया अपनी जगह बैठी सिसक रही थी। गुलनार भी इसकी वालिदा के पास से आ गई थी। शाजिया से पूछ रही थी कि क्या हुआ है अब और जफर भाई कहाँ है। शाजिया की आंखों में आंसू आ गए। वो कोई जवाब नहीं दे सकती थी। शायद इस वक्त यहाँ हमारी मौजूदगी मुनासिब नहीं, हैदर खड़े होते हुए कहने लगा। इसके साथ ही शफीक भी खड़ा हो गया। शाजिया ने इनकी तरफ देखा लेकिन बोली कुछ नहीं। फिर किस वक्त आएंगे? शफीक बोला, किसी वक्त भी आ सकते हैं। कॉलेज तो 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। शाजिया अब भी कुछ नहीं बोली। वो दोनों चले गए। अब दानियाल अपना सर पकड़कर बैठ गया। हैदर और शफीक के जाते ही शाजिया अपनी जगह से उठी और दानियाल के करीब इसके कदमों में बैठकर अपना सर इसके घुटनों पर रख दी। अब तो कुछ बताइए भैया, माँ की रूह इस वक्त तड़प रही होगी। दानियाल की आवाज़ कदरे बर्रा आ गई। मुझे इनसे माफ़ी मांगना होगी। वो यकायक उठा, मैं आता हूँ 1 घंटे में। कहाँ जा रहे हैं? शाजिया ने पूछा। दानियाल कोई जवाब दिए बगैर बाहर निकल गया। वो बहुत तेजी से कब्रिस्तान पहुंचा और माँ की कब्र के कुतबे से सर टकरा दिया। अब तक इसने हर मौका पर खुद को काबू में रखा था, लेकिन इस वक्त इसके आंसू बह निकले। माँ तो ज़ेरे लब बोला, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपके बेटे के लिए कुछ नहीं कर सका, कुछ कर ही नहीं सकता। आपने मुझे तालीम दी है कि इंसान को हर कीमत में अपना फ़र्ज अदा करना चाहिए। फिर वो कुतबे पर हाथ रख कर रो ही रहा था कि किसी ने इसके शाने पर हाथ रख दिया। इसने चौंक कर पीछे देखा। वो अबदीदा शाजिया थी। मुझे लगा भैया कि छोटे भाई की गिरफ्तारी की वजह से आप बड़ी अम्मी के ही पास आएंगे। शाजिया की आवाज़ रुंधी हुई थी। आपने कहा था कि माँ की रूह इस वक्त तड़प रही होगी। दानियाल खड़ा हो गया। इसने जल्दी से अपने आंसू पूंछे। शाजिया बोली, कल से अब तक आप नहीं रोए, लेकिन इस वक्त शादी। दानियाल ने इसे अपने सीने से लगा लिया। तुम्हें क्या मालूम है कि कल से अब तक मेरे ना जाने कितने आंसू आंखों में ही पथरा चुके हैं? अंदाजा कर सकती हूँ। शाजिया ने कहा, चलें अब घर चलें, अब आपको हमारे साथ ही रहना होगा। मुझे डैडी के बाद आपकी ज़रूरत है। दानियाल इसके साथ चल पड़ा और कब्रिस्तान से निकल आया।